नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमिक्स में दीपक सर। अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपनी शासन का यहाँ पे प्रसार होता है, कैसे कंपनी शासन यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नियम कायदे कानून लाती है। जैसे कि यहाँ पे भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए यह हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 था ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ से लेके 1853 तक का एक्ट जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो पारित किया गया था वो उसके संसदीय अधिनियम थे। और जब ताज के हाथों में चले जाते हैं 1857 की क्रांति के बाद में, जब यहाँ पे इतना आक्रोश और इतना जन आंदोलन होता है, उसके कारण से यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, जो ब्रिटेन का ताज है या जो क्राउन है, ठीक है, या वहाँ पे रानी के हाथों में शासन चला जाता है। तो ताज जो है वहाँ पे शासन जाने के बाद में खुद का अधिनियम बनाता है, वो 1858 से 1947 का अधिनियम कहलाता है। अब यहाँ पे कंपनी के शासन हेतु जो अधिनियम, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नोट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद माना गया। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारिणी परिषद या वर्किंग काउंसिल का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष होता था? 5 वर्ष का होता था, और वो गवर्नर जनरल के काम में उनकी सहायता करते थे। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग बना। तथा फ्रांसिस क्लेवरिन मॉनसन बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। इतना डिटेल में घुसता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए घुस रहा हूँ इतना डिटेल में ताकि आपको बेसिक नॉलेज इसका रहे और आपसे छूटे ना, आपसे चीज़ें बन जाए। ठीक है, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले जैसे कि विदेश नीति यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए, समझिए बात को। 1773 के अधिनियम के तहत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, कब? 73 में। लेकिन 74 में क्या हुआ? उसको फाइनल फॉर्म दिया गया या मूर्त रूप प्रदान किया गया और 74 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। तथा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर बात कहूँ 1784 द्वारा, तो क्या हुआ था? कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया और इस एक्ट में निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी कहते हैं को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड या बीओसी अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे बीओसी दिख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया कि वो क्या कर सके, राजनीतिक मामले को कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद अधिनियम आता है 1786 के अधिनियम। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया। किसमें? 1786 में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई कि वो एक प्रधान शक्ति के रूप में काम कर सकते थे, और दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, अर्थात दीवानी और आपकी फौजदारी दोनों पे वो काम कर सकते थे कॉर्नवालिस। फिर 1793 के जब चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो कंपनी के अधिकारों को कितने वर्ष बढ़ाया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में जब हम जाते हैं 1793 के बाद जब चार्टर एक्ट की बात आती है तो उसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कितना? 1 लाख। 1813 के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो था भारत में एक मोनोपोली के रूप में यहाँ पे काम नहीं कर सकता। भारतीय व्यापार के एक अधिकार अब उसके समाप्त हो गए, जबकि चीन के साथ
तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। समझ रहे हो बात को? 1833 में ये प्रावधान किया गया धारा 87 के तहत कि किसी को भी मतलब कहना चाहिए धर्म, जाति, जन्म, मूल, वंश इत्यादि जो चीज़ें हैं उनके आधार पर अयोग्य नहीं समझ सकते। देश की शासन प्रणाली का जो केंद्रीकरण है इसमें कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को अब क्या है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है अब समाप्त कर दिए गए, क्योंकि कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकता था, कंट्रोल कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल एक राजनीतिक कार्य के रूप में, राजनीतिक इकाई के रूप में उसको काम करने को कहा तथा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य था उसको सम्मिलित किया गया। और सबसे पहले जो मैकाले साहब थे, यहाँ पे मैकाले आपको दिख रहा होगा, तो मैकाले को कानूनी सदस्य बनाया गया या विधि सदस्य बनाया गया। और इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया। किसको? सब परिषद गवर्नर जनरल को कि पूरे भारत के लिए वो क्या कर सकते थे? कानून को निर्माण कर सकते थे, विधि बना सकते थे, क्योंकि विधि सदस्य तो ऐसे ही आ चुका है उनको गाइड करने का, है ना। तो आगे देखिए, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड जो है अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। ठीक है। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम में की गई? 1853 में की गई। तथा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब आपसे पूछा जाए किस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, तो आप क्या लेंगे? 1853 के तहत। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो देखिए अभी बताया मैं 1773 के अधिनियम के तहत। ये अधिनियम वर्ष बोलेगा तो 1773, स्थापना वर्ष बोलेगा तो 1774 लेना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हमने इसको देख लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसको आप क्या करना, थोड़ा मेहनत करना, दिमाग लगाना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको उस पर दिमाग लगाना है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत हुई। दूसरा, लिमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपको क्या करना है? कुट का चयन करें। देखिए पहला को मैं आपको बताया हूँ कि 1773 के तहत हुआ, सही है, जबकि लेमिस्टर में इस न्यायालय के लेमिस्टर जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, क्योंकि एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए दूसरा गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल ए हो जाएगा, है ना। और ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत हुई? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो भी आपको देखना है, दिमाग लगाना है। और इंग्लिश जो मिशनरी थे उनका भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत मिली? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस में हुआ? अब आपको क्या करना है, अभी जस्ट डिटेल में मैं बताया हूँ कि भाई विधि सदस्य बना दिया गया चौथा मेंबर, याद कीजिए अभी जस्ट बताया हूँ ना। तो आप क्या करें, इसको दिमाग लगाएं कि क्या होगा, इसका आंसर कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और इसको समझेंगे। हालांकि इसका उत्तर बी यहाँ पे लिखा है। अब आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है कि नियामक जो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के तहत। यहाँ से पढ़ लेना आप, ऊपर में दिखा है नियामक अधिनियम 1773,
फिर उसके बाद में आपको दिमाग लगाना है कि हाँ यहाँ पे बी है, मतलब बी का एक होगा, ये दिख रहा है आपको, है ना। बी का एक आपको लेना है, मतलब इसका आंसर होगा ये वाला बी, ये वाला बी इसका आंसर होगा। आप दिमाग लगाना, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो 1784 का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। फिर चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई जो मिशनरी थे या इंग्लिश मिशनरी थे उसको भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की अनुमति से संबंधित प्रावधान देखने को मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे बढ़ करके हम इसमें काम करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस सही समय पे ये सब चीज़ों का, ये सब क्लासेस का रिवीजन करना है, ये सब कंटेंट को पढ़ना है। कोई डाउट आए तो अब आप मेरे को कॉल करें, कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज करें। और हमारी स्टैंडर्ड पेड कोर्स भी चल रही है, जिसमें आपको ज्वाइन अगर करना है तो आप व्हाट्सअप करें 9575204321। आई रिपीट इट 9575204321। आप इसमें व्हाट्सअप करें अगर पेड कोर्स पढ़ना है तो। फुल डिटेल लेंथ क्लास करना है CGPSC और CG व्यापम का। तो बाकी के क्लासेस को, क्लास नंबर 2 को हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय छत्तीसगढ़, जय मातृभूमि।